हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम लोग CIL मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल 2017 का PYQ देख रहे हैं। तो देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। आज दिया है हमें पहला, द लेंथ ऑफ द एयर गैप अंडर द पोल ऑफ अ TC मशीन इज़ नॉट kept यूनिफॉर्म so as to obtain the suitable main field flux. Second दिया है obtain better cooling. थर्ड दिया है obtain sinusoidal MMF वेव। और फोर्थ दिया है आपका मिनिमाइज द आर्मेचर MMF ऑन मेन फील्ड। तो देखिए यहाँ पर ये हमसे ऐसा कह रहा है कि जो आपका लेंथ है एयर गैप का आपका DC मशीन के पोल में, वो हम लोग यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म क्यों करते हैं, मतलब यूनिफॉर्म नहीं बना के रखते हैं, ऐसा क्यों है। तो देखिए ये क्या होता है, हमारी जो आर्मेचर रिएक्शन होती है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, मैं इसको नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो DC मशीन होती है ना, देखिए ये हमारी DC मशीन है। जो हमारी DC मशीन होती है, DC मशीन का हम पहले एयर गैप को अगर हमने यूनिफॉर्म रखा है, मतलब एयर गैप जब हमारा यूनिफॉर्म है, ठीक है, एयर गैप हमारा यूनिफॉर्म होता है, तब क्या होता है, हमारा यूनिफॉर्म होता है कहाँ पर, अंडर हमारे पोल शू पर। यूनिफॉर्म हमारे अंडर पोल शू, जो हमारा पोल का शू है, मतलब पोल फेस पर, वहाँ पर हमारा ये आपका यूनिफॉर्म होता है। पोल शू पर हमारा यूनिफॉर्म होता है। इससे क्या होता है, इससे हमारा जो एवरेज हमारी जो वेवफॉर्म आती है DC वेवफॉर्म, वो हमारी यहाँ पर अच्छी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी एवरेज DC आउटपुट वेवफॉर्म है, एवरेज DC आउटपुट वेवफॉर्म, DC वेवफॉर्म लिखता हूँ, ये हमारी बेटर आती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब हम यहाँ पर मशीन को लोडेड कंडीशन में करते हैं, जब मशीन में लोड पड़ता है, व्हेन मशीन इज लोडेड के कंडीशन में क्या होगा, हमारे आर्मेचर में करंट फ्लो होगी। तो देखिए क्या होता है, जब हमारी मशीन लोडेड हो जाती है तो यहाँ पर आपका नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फ्लक्स आपका नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ पर। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा नॉन यूनिफॉर्म आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे हमारे ये आपके पोल बने, तो पोल के उसमें यहाँ पर जो आपका ये माना, इसको मैंने लीडिंग पोल टिप दे दिया और यहाँ पर ट्रेलिंग पोल टिप है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स है, यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। तो आपका फ्लक्स जो है फाई आर, इसको बोलते हैं परिणामी फ्लक्स, ये हमारा आपका कम हो जाएगा। कहाँ पर, आपका लीडिंग पोल टिप में या फिर आपका ट्रेलिंग पोल टिप में। ठीक है, जो लीड कर रही है या फिर जो पीछे छूट रही है, उन दोनों टिपों में आपका ये फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। ये यहाँ पर, ये इस पर जो आपका लीड कर रही है या ये जो आपका लैग कर रही है, इन दोनों में जो आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाती है, जिसके कारण हमारे पास फ्लक्स रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होती है, जो हमारी आर्मेचर रिएक्शन बनेगी, इस टाइम में जो आर्मेचर रिएक्शन आती है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी एक पर डीमैग्नेटाइजिंग इन नेचर। डीमैग्नेटाइजिंग मतलब हमारी जो आर्मेचर रिएक्शन है वो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू कम हो जा रही है। मतलब ये कहने का मतलब क्या है, जो हमारा जो मेन फ्लक्स है फील्ड का फ्लक्स, उसमें जब हमारा आर्मेचर का फ्लक्स ऐड होता है फाई ए, ठीक है, आर्मेचर का फ्लक्स, तो इसके कारण जो परिणामी फ्लक्स बनता है फाई आर, वो हमारा यहाँ पर किस नेचर का बनता है, वो आपका यहाँ पर डीमैग्नेटाइजिंग नेचर का बनता है। क्योंकि यहाँ पर ये फाई एफ से हमारा फाई ए माइनस हो जाता है, तो टोटल फ्लक्स हमारा कम हो जाता है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा इसको डिक्रीज हो जाता है हमारा ये आपका फ्लक्स। तो इसको हमने मेंटेन करने के लिए हम लोग यहाँ पर चैम्फर्ड टाइप का हम लोग यहाँ पर पोल लेते हैं। चैम्फर्ड टाइप का पोल मतलब इस टाइप का हम पोल लेते हैं, ये ठीक है, ये हमारा पोल है। यहाँ पर एक नॉर्थ पोल ये है और एक ऐसे साउथ पोल ये है। ठीक है, इसके बीच में हमारी ये मशीन घूम रही है, रोटर। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर इसके पास है, देन ऊपर को जाएंगे तो हमारे यहाँ पर ये आपका ये लेंथ का आपका एयर गैप लेंथ इंक्रीज हो जाएगी ये। ठीक है, यहाँ पर ऐसा होता है। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पर एयर गैप को इंक्रीज़ करते हैं। हम एयर गैप इंक्रीज़ करेंगे, कहाँ पर एयर गैप इंक्रीज़ हो रहा है हमारा, आपकी जो आपकी लीडिंग पोल टिप है या फिर ट्रेलिंग पोल टिप है। ठीक है, लीडिंग पोल टिप या फिर आपकी ट्रेलिंग पोल टिप में हमारा यहाँ पर एयर गैप इंक्रीज़ होता है। एयर गैप इंक्रीज़ होने के कारण यहाँ पर आपका आर्मेचर रिएक्शन कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं आपका आर्मेचर रिएक्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए। और आर्मेचर रिएक्शन किसकी वजह से होती है, जब आपका यहाँ पर आर्मेचर फ्लक्स यहाँ पर मेन फील्ड फ्लक्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर 3 टाइप की आर्मेचर रिएक्शन होती है। एक आपकी मैग्नेटाइजिंग,
जिसमें आपका आर्मेचर फ्लक्स सपोर्ट करता है फील्ड फ्लक्स को, एक आपकी डीमैग्नेटाइजिंग जो यहाँ पर हो रही है जिसमें आपका अपोज कर रहा है, टोटल आपका रिजल्टेंट फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, और एक होती है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग जहाँ पर ये आपका उसके जो आपके वेव फॉर्म है उसको डिस्टॉर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हम ऐसा क्यों बनाते हैं नॉट यूनिफॉर्म, हम यूनिफॉर्म क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें आर्मेचर रिएक्शन को कम करना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा आंसर नंबर डी, मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर एमएफ, ये फाई ए के इफेक्ट को कम करेंगे कहाँ पर आपके फाई एफ में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आर्मेचर का इफेक्ट जो आपका फील्ड के फ्लक्स पे पड़ता है उसको ही बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। तो हम चाहते हैं कि आर्मेचर का जो आपका इफेक्ट है वो कम हो, इसलिए हम यहाँ पर आपका नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप प्रोवाइड करते हैं आपका डीसी मशीन में। ठीक है मेरे भाई, अगला देखते हैं। दिया है आपका अ कंडक्टिंग एससीआर कैन बी ओपन बाय रिड्यूसिंग, एक हमारा एससीआर कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा एससीआर बना दिया मैंने, थायरिस्टर बोलते हैं इसको, एनोड टू कैथोड, और ये आपका गेट टर्मिनल है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ करंट फ्लो होगी एनोड टू कैथोड, ये आई ए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हमारा कब ये आपका ओपन हो जाएगा, मतलब कभी अपना वर्क करना बंद कर देगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारा एससीआर कब कम वर्क करना बंद करेगा, जब हमारी आई ए की वैल्यू या जीरो हो जाए, या फिर आई ए की वैल्यू क्या हो जाए, जो इसकी वैल्यू है एनोड करंट की वो लेस देन हो जाए, किससे, आपके लैचिंग करंट से। ठीक है, या फिर होल्डिंग करंट से, मतलब यहाँ पर हम जनरली होल्डिंग करंट लेंगे, क्योंकि होल्डिंग करंट से नीचे की वैल्यू में क्या होता है, आपका डायरेक्ट आपका एससीआर टर्न ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिड्यूसेस द सप्लाई वोल्टेज नहीं, गेट वोल्टेज नहीं, गेट करंट नहीं, एनोड करंट, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, एनोड करंट। जब हम यहाँ पर एससीआर कब ओपन होगा, मतलब कभी आपका कंडक्ट करना बंद करेगा, जब हमारी एनोड करंट जीरो हो जाएगी, या फिर हमारी एनोड करंट बिलो द होल्डिंग करंट हो जाएगी। ठीक है, होल्डिंग करंट वो मिनिमम करंट होती है जो आपके यहाँ पर इसको ऑन करने, मतलब एससीआर को ऑन करती है। अगर हम उस करंट से नीचे के करंट की वैल्यू में भी ले आए तब भी हमारा एससीआर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, बाकी एससीआर को ऑन करने के लिए हमें गेट का सिग्नल देना पड़ता है, लेकिन एक बार ऑन हो जाएगा देन हम इसको ऑफ नहीं कर सकते यहाँ पर एससीआर को। तो इसके लिए हमने एक नया डिवाइस बनाया था जिसको बोलते हैं जीटीओ, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। ठीक है, अगला देखते हैं। यह आपका इन अ सिस्टम क्रिटिकली डैम्ड एंड गेन इज इंक्रीज, एक हमारा क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम है, उसका गेन इंक्रीज करेंगे तो सिस्टम कैसा बनेगा, बिकम ओवर डैम्प, बिकम अंडर डैम्प्ड, बिकम ऑक्सिलेटरी, या रिमेन क्रिटिकली डैम्प। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे क्रिटिकली डैम्प सिस्टम क्या होते हैं, क्रिटिकली डैम्प वो होते हैं जिनका जीटा की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, जीटा की वैल्यू एक्यूरेट 1 होती है, उसको बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, बाकी अगर आप ट्रांसफर फंक्शन देखेंगे, आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ये हमारा किस फॉर्मेट में होता है, ये हमारा होता है आपका GS अपॉन 1 प्लस GHS, 1 प्लस GSHS। ठीक है, और अगर हम इसको स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर से कंपेयर करें, स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर, उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, वो होता है आपका ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन है। तो इसको एज ए स्टैंडर्ड आपको सेकेंड ऑर्डर के उसमें लिखूंगा, तो माना कोई गेन के है, के अपॉन ये एस स्क्वायर प्लस कोई वैल्यू है ए इंटू एस प्लस ये ऊपर वाला गेन के। तो इसको और इसको मैं कंपेयर करता हूँ, देखिए फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करके क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या था हमारा 2 जीटा ओमेगा एन एस, अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखें तो आएगा आपका एस स्क्वायर, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस नेचुरल फ्रिक्वेंसी प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये हमारे बराबर हो जाएगा आपके एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस के। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैं इसको पहले कंपेयर करता हूँ, यहाँ से ओमेगा एन की वैल्यू क्या आ गई के, तो बाई कंपेयरिंग ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू नेचुरल फ्रिक्वेंसी की आ गई आपका के, तो यहाँ से ओमेगा एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा एन की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट के। ठीक है, ये आपकी ओमेगा एन की वैल्यू आ गई, और बाकी 2 जीटा ओमेगा एन किसके बराबर है, ये आपके ए के बराबर है। तो देखिए 2 जीटा ओमेगा एन हमारा ए के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम जीटा की वैल्यू निकालेंगे तो जीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीटा इज इक्वल टू ए अपॉन 2 इंटू ओमेगा एन। अब ओमेगा एन की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए अपॉन 2 ओमेगा एन की वैल्यू क्या है अंडर रूट के। ठीक है, यहाँ पर के क्या है, हमारा गेन है, तो वही हमें इस क्वेश्चन में पूछा है, क्रिटिकली डैम्प सिस्टम है, मतलब जीटा की वैल्यू यहाँ पर 1 है उस टाइम पर, और ये है ए अपॉन 2 अंडर रूट के। ठीक है,
अगर हम यहाँ पर देखें, ये आपका डिनोमिनेटर में अगर हम के की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो हमारे यहाँ पर जीटा की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। मतलब जीटा हमारा पहले 1 था, देन जीटा लाई करेगा आपका 1 से ले 1 और 0 के बीच में, ठीक है, 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं आपको, इसको बोलते हैं आपको अंडर डैम्ड सिस्टम, ठीक है, अंडर डैम्ड। तो ऐसा सिस्टम, अगर सिस्टम क्रिटिकली डैम्ड है जिसमें जीटा की वैल्यू 1 है, ठीक है, ये अगर हम उसमें गेन के की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, क्योंकि गेन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, गेन के की वैल्यू इंक्रीज करने में हमारी जीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी और 1 से कम होगी और 0 से ज़्यादा होगी। तो इस टाइप का जो सिस्टम बनता है वो हमारा बनता है अंडर डैम्ड सिस्टम। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट बिकम अंडर डैम्ड सिस्टम, ठीक है, ये आंसर नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला दिया है हमें, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, एक हमारा नेगेटिव एज ट्रिगर्ड हमारा डी फ्लिप फ्लॉप है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट इसको बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है हमें यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है द क्यू आउटपुट, जो हमारा आउटपुट है क्यू इज़ ऑलवेज आइडेंटिकल टू डी इनपुट। सेकेंड दिया है आपका द लॉजिक लेबल एट द डी इनपुट इट ट्रांसफर टू क्यू ऑन नेगेटिव, ये एन जी टी मतलब नेगेटिव, सी एल के मतलब क्लॉक, नेगेटिव क्लॉक पर। अगला दिया है आपका द क्यू पॉइंट इज़ ऑलवेज आइडेंटिकल द क्लॉक इनपुट इफ़ डी इनपुट इज़ हाई। फोर्थ दिया है आपका द क्यू आउटपुट ऑलवेज आइडेंटिकल डी इनपुट व्हेन क्लॉक इज़ पॉजिटिव। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा मैं आपको पहले दिखाता हूँ। देखिए जो हमारा डी फ्लिप फ्लॉप होता है, डी फ्लिप फ्लॉप को हम यहाँ पर डीले फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप का हमारा नाम क्या होता है मेरे भाई, इसको हम बोलते हैं आपका डीले फ्लिप फ्लॉप। सिर्फ ये आपको सर्किट में डीले प्रोवाइड करता है, बाकी कुछ भी आपका सर्किट में चेंज नहीं करता है। ठीक है, बाकी इसमें क्या होता है, इसमें आपका हमारे पास जो सिर्फ एक आपका इनपुट टर्मिनल होता है, ओनली वन इनपुट टर्मिनल लिखता हूँ, ओनली वन इनपुट टर्मिनल, सिर्फ एक हमारे पास इनपुट टर्मिनल होता है यहाँ पर। ठीक है, बाकी हमारा डीले प्रोवाइड करने के कहाँ काम आता है। और जो इसका जो आउटपुट होता है डी फ्लिप फ्लॉप का, डी फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होता है वो आपका सेम होता है आपका इनपुट ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, आउटपुट और इनपुट आपका डी फ्लिप फ्लॉप का सेम होता है, बस ये डीले प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर मैं इसको आपका सिंपल एक इसका डायग्राम दिखाऊं तो इस टाइप से बनता है। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए, ये है हमारा, ऐसे हम बाहर से दिखाता हूँ, ये हमारा इनपुट। ठीक है, ये आपका डी पॉइंट हो गया, यहाँ पर हम इनपुट दे रहे हैं और एक क्लॉक प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर क्लॉक सिग्नल है, सी एल के लिखता हूँ क्लॉक के लिए। और हम आउटपुट लेते हैं कहाँ पर से, आउटपुट एक होता है क्यू और एक क्यू बार। ठीक है, ये आउटपुट और उसका है कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर। तो ये हमारा ये होता है आपका डी फ्लिप फ्लॉप का। तो देखिए इसके अगर आप ट्रूथ टेबल देखेंगे तो यहाँ पर एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, चलो। ठीक है, ये हमारे जो इनपुट है, माना उसको डी नाम दे दिया मैंने, इनपुट दे रहे हैं हम, कौन कौन से देंगे। और आपके जो क्यू नॉट, जो आपकी प्रेजेंट स्टेट है उसको हम क्यू नॉट बोलते हैं। बाकी जो इसकी नेक्स्ट स्टेट आएगी उसको हम बोलते हैं क्यू एन प्लस वन। ठीक है, जो एन में आपको वन जो जोड़ोगे वो आपका आएगा नेक्स्ट स्टेज। तो देखिए जब हमारा जीरो है तो आउटपुट भी हमारे जीरो आएगा और उस टाइम नेक्स्ट स्टेज भी जीरो आएगी। जब हमारा ये वन है तो डीले करके यही वन में आ जाएगा और इसकी नेक्स्ट स्टेज क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। देन इसके बाद ये अगर जीरो है तो अगला भी जीरो ही आएगा और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज वन आ जाएगी। लेकिन जब ये वन है तब ये भी वन होगा, क्योंकि आने अगले वाली स्टेज भी वन होगी और इसके नेक्स्ट स्टेज भी वन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या प्रोवाइड करता है, ये हमारा सिर्फ डीले प्रोवाइड करता है, उसके अलावा कुछ प्रोवाइड नहीं करता। देखिए क्लॉक क्या होती है, क्लॉक हमारे यहाँ पर इसको ट्रिगर करती है। जैसे आपको दिखाता हूँ, ऐसे दिखाता हूँ, इससे दिखाता हूँ, आप ऐसे समझ जाएंगे। ये देखिए ये हमारा एक सिग्नल है, मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको, ये ठीक है, ये हमारा एक पल्स आ रही है। ठीक है, पल्स में देखिए यहाँ पर अगर पल्स यहाँ की ओर को जाती है, ऊपर की ओर को, तो हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव पल्स, और ये जब नीचे की ओर को आती है उसको बोलते हैं हम नेगेटिव ट्रिगर पल्स। ठीक है, तो हमारे दो यहाँ पर पल्सेज होती है, एक पॉजिटिव पल्स और एक नेगेटिव पल्स। तो हमारे जो क्वेश्चन में दे रखा है वो नेगेटिव पल्स दिया है। तो देखिए नेगेटिव पल्स में क्या होगा, यहाँ पर हम लोग आपका डी फ्लिप फ्लॉप कब काम करेगा, हमारे जब यहाँ पर नेगेटिव आपके पल्स ट्रांसफ़र होगी आपके क्यू में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका,
आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिया है ना एक नेगेटिव एच ट्रिगर्ड है, मतलब आपका नेगेटिव एच पर ही यहाँ पर आपका ट्रिगर हो रहा है इस टाइम पर, जब आपका ये 1 से लेकर 0 में आ रहा है, इस टाइम पे आपका ट्रिगर हो रहा है। तो पूछ रहा है कि ये तब आपका डी फ्लिप फ्लॉप का स्टेटमेंट कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये करेगा आंसर नंबर बी। क्या दिया है, द लॉजिक लेवल एट विच डी इनपुट इज ट्रांसफर, जो आपका डी इनपुट है वही ट्रांसफर होगा क्यू इनपुट पर, क्योंकि आपका डीले प्रोवाइड करता है, बाकी सिर्फ सेम टू सेम ट्रांसफर करेगा कब, जब आपकी नेगेटिव क्लॉक लगी है। यही इसका मतलब है, नेगेटिव एज का मतलब नेगेटिव क्लॉक। ये वाला पार्ट ये आपका पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, आज 0 to 300 वोल्ट वोल्टीमीटर, एक हमारा 0 से 300 जिसकी स्केल है, ऐसा वोल्टीमीटर दे रखा है, जिसका एरर है आपका 1.2%, ये परसेंटेज लिखा है 1.2% ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन में उसका एरर है आपका 1.2%। इफ़ द लाइन वोल्टेज इज, इफ़ द ट्रू वोल्टेज इज 30 वोल्ट, वी टी की वैल्यू, ट्रू वोल्टेज की वैल्यू 30 वोल्ट है, देन द रेंज ऑफ रीडिंग ऑफ दिस वोल्टीमीटर। तो हम इस वोल्टीमीटर के रेंज ऑफ रीडिंग बतानी है कितनी आएगी। तो देखिए पहले हम निकालेंगे एरर फुल स्केल करंट पर, ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर। परसेंटेज एरर या एरर देता हूँ, एरर एट एरर ऑन देता हूँ, ऑन फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन में एरर। तो देखिए ये कितनी आएगी, ये है आपकी 1.2% ऑफ फुल स्केल, फुल स्केल। फुल स्केल क्या है, देखिए ये आपका 0 से 300 है, तो फुल स्केल क्या होगी 300 वोल्ट। तो क्या आ जाएगा 1.2% मतलब 1.2 अपॉन 100 इंटू फुल स्केल है 300। तो यहाँ पर 3 बार कट गए, तो 12 हैं 36, तो 3.6 वोल्ट की हमारी एरर आएगी यहाँ पर, ठीक है, प्लस माइनस 3.6 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, हमें जो ट्रू वैल्यू दी है, मतलब जो हमारे यहाँ पर वोल्टेज रीड कर रहे हैं वो वी टी की वैल्यू दे रखी है आपकी 30 वोल्ट, ठीक है, 30 वोल्ट है। तो 30 वोल्ट में यहाँ पर रेंज बतानी है, तो रेंज के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो आपका वी टी है, वी टी में प्लस माइनस एरर को ऐड कर देंगे, ये हमारी एरर आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 वोल्ट और प्लस माइनस 3.6 वोल्ट। 30 में से प्लस माइनस 3.6 ऐड और माइनस करेंगे, तो 30 में से पहले माइनस करते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 26.4 वोल्ट। और कहाँ तक का जाएगा, ये जाएगा आपका 33.6 वोल्ट तक का, ठीक है। ये हमारी रेंज आ जाएगी आपकी वोल्टेज की रेंज। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर ए। सिंपल क्वेश्चन है, बस एरर निकालनी है हमें फुल स्केल में, वो आपकी 3.6 वोल्ट आ गई, बाकी वही एरर आपकी कांस्टेंट रहेगी आपकी थ्रू आउट द स्केल, चाहे हम कोई भी रीडिंग को मेजर करें। तो ये आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, ये आपका द एनर्जी मीटर इज डिज़ाइन टू मेक 100 रेवोल्यूशन ऑफ अ डिस्क इन 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, मतलब 100 रेवोल्यूशन कर रहा है, 100 रेवोल्यूशन आपका 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब आपका किलोवाट आवर में, पर किलोवाट आवर, क्योंकि हमारी एनर्जी की यूनिट होती है वो होती है आपकी किलोवाट आवर, उसका मतलब 1 यूनिट ही होता है। तो हमें कैलकुलेट करना है द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मतलब कितने बार घूमेगी डिस्क जब ये कनेक्ट है आपका लोड जो कैरिंग कर रहा है 50 एम्पियर 230 वोल्ट 0.6 पावर फैक्टर 1 घंटे के लिए। तो क्या दिया मेरे भाई, वोल्टेज दे रखी है हमारी 230 वोल्ट, 230 वोल्ट वोल्टेज दे दी, करंट दिया है हमारा 50 एम्पियर, 50 एम्पियर की करंट है, पावर फैक्टर है आपका 0.6 कैरी कर रही है, मतलब कितने टाइम के लिए कर रहा है, ये आपका 1 आवर के लिए कर रहा है। तो हम यहाँ पर से पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, बाकी पर किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट के लिए आपका, 1 यूनिट के लिए आपका कितने 100 बार रेवोल्यूशन कर रहा है, ऐसा पूछ रहा है। तो अगर हमारी इतनी हो रही है तो कितने पहले हम निकालेंगे कितनी यूनिट कंज्यूम हो रही है, देन यहाँ पर से रेवोल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में लेके मैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी एनर्जी क्या होती है, क्योंकि एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी होती है हमारी पावर इंटू टाइम, ठीक है, पावर इंटू टाइम, टाइम है टी, पावर को क्या लिखेंगे, पावर होता है आपका वी आई कॉस फाई, ठीक है, AC केस में वी आई कॉस फाई इंटू टाइम है टी। इसकी यहाँ पर से वोल्टेज कितनी है, हमारी यहाँ पर से वोल्टेज की वैल्यू थी आपकी 230 वोल्ट, करंट है 50 एम्पियर, तो ये आ जाएगा 230 वोल्ट, करंट है आपकी 50 एम्पियर, और कॉस फाई की वैल्यू है आपकी, पावर फैक्टर है 0.6, और ये 1 घंटे में जा रही है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 चक्का 30 हो जाएगा, ये 30 का 1 0 ये 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो ये कितना आ गया 3900 वाट,
ठीक है, मतलब ये सॉरी 3900 वाट को इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये कि ये किस में आ जाएगा, वाट आवर में। अब हमने किस में निकालना, लेकिन किलो वाट में। किलो वाट के लिए क्या करेंगे हम लोग, 6900 को आप किलो के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलो में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6.9 किलो वाट आवर। ठीक है, 6.9 किलो वाट आवर मतलब 6.9 यूनिट, हमारी इतनी यूनिट कंज्यूम हो रही है इस केस में। बाकी क्या दिया है हमें, हमें दिया है कि आपका 100 रेवोल्यूशन कर रहा है आपका पर किलो वाट आवर पे। तो यहाँ पर देखिए पर यूनिट में के लिए इतना कर रहा है, तो 6.9 के लिए कितना करेगा, 6.9 के लिए हमारा करेगा 6.9 इंटू 100। 6.9 इंटू 100 कितना हो जाएगा आपका, 690, 690 रेवोल्यूशन करेगा आपका इस टाइम पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल था ये तो बहुत, 690 रेवोल्यूशन, आंसर नंबर बी। ठीक है, बस यहाँ पर ये दिया था कि आपका 1 किलोवाट में आपका ये आपका 100 रेवोल्यूशन लगा रहा है, तो हमने किलोवाट निकाले कितना है 6.9, तो 6.9 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतने हमारे रेवोल्यूशन आ गए, रेवोल्यूशन। ठीक है, आंसर 690। अगला देखते हैं, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द गवर्नर सिस्टम इन पावर सिस्टम ऑफ ऑल टाइप ऑफ टर्बाइन इज टू कंट्रोल। जो हमारा गवर्नर होता है यहाँ पर हमारे पावर प्लांट में, तो यहाँ पर एक ये किस काम के लिए, मतलब मेनली किस काम के लिए यूज़ होता है। ठीक है, पहला दिया है कि आपका वोल्टेज फेज एंगल कंट्रोल करता है, सेकंड दिया आपका रिएक्टिव पावर कंट्रोल करता है, थर्ड दिया है वोल्टेज मैग्नीट्यूड, और फोर्थ दिया आपका फ्रीक्वेंसी। तो देखिए हमारा जो गवर्नर होता है, गवर्नर हमेशा फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करता है किसी भी टाइप की टर्बाइन में। ठीक है, गवर्नर क्या करता है, लिख देते हैं आपको गवर्नर। ठीक है, राज्यपाल मत समझना। ठीक है, ये हमारा गवर्नर है, गवर्नर हमें प्रोटेक्ट करता है, गवर्नर प्रोटेक्ट करता है किसको, पीएम को। ठीक है, गवर्नर और पीएम आप बिल्कुल देश के उसमें आ गए हो, पीएम हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, प्राइम मूवर की बात कर रहा हूँ। हमारा गवर्नर प्रोटेक्ट करता है प्राइम मूवर को, कहाँ पर, फ्रॉम ओवर स्पीड से। ठीक है, ओवर स्पीड से हमारा प्रोटेक्ट करेगा इसको, ओवर स्पीड से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर गवर्नर का यूज़ करते हैं। बाकी ये होता कैसा है, ये आपका फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर कंट्रोल करता है, जो आपकी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है आपकी जो आपके पावर स्टेशन में जा रही है उसको यहाँ पर कंट्रोल करता है गवर्नर। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर डी। अगला देखते हैं, दिया आपका एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, इसकी हमारी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, एंड अ पीक वैल्यू ऑफ 100 वोल्ट, और उसकी पीक वैल्यू है आपकी 100 वोल्ट। इन हाउ मैनी सेकेंड आफ्टर जीरो वैल्यू द वोल्टेज विल अटेन द वैल्यू ऑफ 50 वोल्ट। मतलब जीरो के कितने टाइम बाद आपके दोबारा से आपकी अटेंड करेगी 50 वोल्ट को। देखिए कैसा दिया है, सिंपल से आपको ऐसे दिखाता हूँ एक डायग्राम। देखिए यहाँ पर इसमें क्या दिया है, यहाँ पर एक हमारे पास ऑल्टरनेटिंग वेव है इस टाइप से, चलो मोटा बन गया ये, ठीक है कोई बात नहीं। तो देखिए ये जो इसके पीक है ना, ये वीपी, इसकी वैल्यू है आपकी 100 वोल्ट, पीक वैल्यू 100 वोल्ट। बाकी यहाँ पर पूछा कि आपका 50 वोल्ट में कब पहुँचेगी, इधर पर 50 वोल्ट में कब पहुँचेगी, कब, जब आपका ये जीरो क्रॉसिंग पार करे उसके बाद, आफ्टर जीरो वैल्यू। मतलब ये देखिए जीरो यहाँ पर हो रही है, इसके बाद ये आपका 50 में कब पहुँचेगी, यहाँ पर ये वैल्यू बतानी है हमें, इस टाइम पर हमारा टाइम कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए क्योंकि जो हमारी फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है आपकी 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्ज है। तो अगर हम इसका टाइम पीरियड देखेंगे तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड होता है आपका 1 फ्रीक्वेंसी, मतलब 1/50। ठीक है, सिंपल टाइम पीरियड है। बाकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू आपने यहाँ पर देखी होगी, वोल्टेज के बारे में दी है, तो क्या होता है V इज इक्वल टू वोल्टेज इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी आपको वेव फॉर्म को डिपिक्ट करने का। तो यहाँ से हमें वोल्टेज बतानी 50 कब होगी, ठीक है 50 वोल्ट कब होगी, और मैक्सिमम जो वोल्टेज है वो आपकी 100 वोल्ट है, तो साइन ओमेगा टी। यहाँ से साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखिए साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 50/100, ये 50/100 मतलब 1/2। साइन 1/2 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, साइन 1/2 मतलब 30 डिग्री। 30 डिग्री को क्या लिखेंगे आप, π/6 180/6, ये आपका 1 आपका π/t हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ओमेगा टी की वैल्यू, क्योंकि यहाँ से साइन में यहाँ ले गया ना, साइन 30 डिग्री की वैल्यू π/3 कर दी। तो यहाँ देखिए ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा की टी की वैल्यू आ गई आपकी π/6, मतलब आपका 60 डिग्री। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है आपका 2πf, और ये क्या है टी, 2πf टी इंटू इज इक्वल टू π/6। तो f को क्या लिख सकते हैं आप, फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं आपको
आपको 1/t, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को क्या लिखेंगे, ये होगा 2π/t इंटू यहाँ पर आ जाएगा t/π/6। देखिए इसके आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2π, और टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड है आपका 1/50, ठीक है। टाइम पीरियड आ जाएगा 1/50 ऐसे, इंटू ये हमें टाइम बताना है, जो हमें टाइम बताना है, और ये इसकी वैल्यू है π/6। बस सिंपल हो गया। अब तो ये पाई से पाई कट गया, ठीक है। ये आपका 50 चला जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा आपका 100, ये आ जाएगा 100t इज इक्वल टू 1/6। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई, टाइम की वैल्यू आ गई 1/600। बाकी फ्रिक्वेंसी किस में थी, सेकंड में थी, तो t इज इक्वल टू 1/600 सेकेंड आंसर आ जाएगा। टाइम की वैल्यू 1/600। अच्छा ये अपॉन दिख नहीं रहा है इसमें सब में, ये है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर सी 1/600 सेकेंड। अगला देखते हैं, ये आपका डीसी मोटर ऑफ 200 वोल्ट, एक डीसी शंट मोटर है 200 वोल्ट और 10.5 एम्पियर, आपका 2000 आरपीएम, हैज़ अ आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम एंड फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ 400 ओम। आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0.5 ओम है और फील्ड का रेजिस्टेंस 400 ओम है। इट ड्राइव्स अ लोड हुज टॉर्क इज कांस्टेंट। एक आपका लोड को ड्राइव कर रही है जिसका टॉर्क कांस्टेंट है एट रेटेड मोटर टॉर्क। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट। हमें आर्मेचर करंट की वैल्यू बतानी है कब, जब आपके सोर्स का जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाएगा आपका 175। तो देखिए कैसी आपकी डीसी शंट मोटर, पहले इसको दिखाता हूँ मैं आपको, इससे ईजिली समझ जाएंगे। ये हमारी डीसी शंट मोटर है, ठीक है। ये आपका सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, मतलब सॉरी शंट फील्ड वाइंडिंग है। तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम वोल्टेज देते हैं इसको, और यहाँ से करंट फ्लो होती है इसमें, जो लाइन में से सप्लाई करंट है IS। यहाँ से एक करंट ऐसे ही नीचे को आएगी, इसको आर्मेचर करंट बोलते हैं, और एक करंट हमारी फील्ड बनाएगी, इसको बोलेंगे आप फील्ड करंट IF, ठीक है। फील्ड का प्रतिरोध होता है आपका RF या RSS शंट में लिखा है, बाकी इसका होता है RA, आर्मेचर का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू भी दी है आपके 200 वोल्ट, ये है आपके पहले केस में, ये है आपका 200 वोल्ट, ठीक है। बाकी जो हमारी करंट यहाँ से सप्लाई है वो है आपकी 10.5 एम्पियर। तो यहाँ पर से पहले हम इसमें आर्मेचर की वैल्यू निकाल देंगे आराम से। कब, कैसे, यहाँ पर हम लगाएंगे KCL। तो देखिए इनकमिंग करंट ये दोनों आउटगोइंग करंट के बराबर होगी, तो पहले IF की वैल्यू निकालेंगे। IF की वैल्यू कैसे निकालेंगे, IF हो जाएगा आपका जो सप्लाई वोल्टेज, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट है, V/, ये जो आपका फील्ड का प्रतिरोध है RF। तो क्या है, सप्लाई वोल्टेज है हमारी 200, आपकी RF की वैल्यू है 400, तो 1/2 मतलब 0.5 ओम, 0.5 एम्पियर। तो यहाँ पर IF की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 0.5 एम्पियर, ठीक है। IF की वैल्यू ये आ गई, तो IA की ईजिली निकाल देंगे। IA क्या हो जाएगा, IA हो जाएगा IS सप्लाई में से हम लोग यहाँ पर आपका फील्ड का माइनस कर देंगे। सप्लाई है आपकी 10.5 माइनस 0.5, 10.5 में से 0.5 माइनस करेंगे तो हमारी 10 एम्पियर। तो आर्मेचर करंट क्या आ गई, 10 एम्पियर पहले केस में, ठीक है। IA 1 कर दिया मैंने। देखिए बाकी क्या दिया, हमें पहले केस में वोल्टेज हमारी V1 और आर्मेचर करंट निकाल दिया। अब सेकंड टाइम में हमें निकालना है आर्मेचर करंट जब हमारी वोल्टेज 175 हो रही है, ठीक है। देखिए बाकी इसमें क्या आ रहा है, फील्ड बदला है, ऐसा कुछ बता नहीं रखा है, तो हम कांस्टेंट फील्ड मान के चलते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर से हम लोग इसमें सिंपल फार्मूला लगा देंगे। क्या, जो हमारी वोल्टेज है पहले केस में वोल्टेज V1 और सेकंड केस में जो वोल्टेज है V2, वो किसके बराबर होगी, वो होगी आपके I2/I1 के बराबर, ठीक है। IA2 कर दूँ, आर्मेचर की करंट। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर आर्मेचर करंट की वैल्यू निकालेंगे सेकंड टाइम में IA2, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी V1 पहले टाइम में जो आपकी सप्लाई वोल्टेज है, देन सेकंड टाइम में सप्लाई वोल्टेज इंटू आर्मेचर करंट जो पहले टाइम में थी। तो देखिए यहाँ से हमारी जो पहले टाइम में जो वोल्टेज थी वो कितनी थी, 200, फिर 175 होगी, 200 175, और यहाँ से जो आर्मेचर करंट में वैल्यू है, आर्मेचर में पहले टाइम में कितनी थी, 10 एम्पियर। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 10 एम्पियर। तो देखिए यहाँ से ये आप इजीली काट सकते हैं 5 से, 25 से काट दो, 25 पंचा 125, 25 छक्का 25 सत्ते, 25 से 7 बार कट गया और 8 बार कट गया, ठीक है। तो ये 8/7 आ गया, मतलब 800/7, 80/7, ये एम्पियर है ना, 80/7, तो ये 7.70, और ये आ जाएगा आपका 11 बार, 11 7 77, 11 आ जाएगा 11 पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा 30, तो 7 चौको 28, 11
42 एम्पियर के आसपास आ जाएगी करंट। तो सेकेंड टाइम में जो आर्मेचर करंट है IA2 वो कितनी आ जाएगी, वो हमारी आ जाएगी 11.42 एम्पियर, क्योंकि यहाँ पर फील्ड कांस्टेंट है। 11.42 देखिए 11.4 आंसर नंबर ए। अगला देखते हैं, दिया है आपका 10 किलोवाट 400 वोल्ट 3 फेज इंडक्शन मोटर इज स्टार्टेड विथ डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ठीक है, DOL से स्टार्ट कर रखी है, डायरेक्ट लाइन से कनेक्ट कर दिए। तो बोला मोटर का करंट और पावर फैक्टर बताओ स्टार्टिंग के टाइम पे कितना होगा। तो देखिए हमारी क्या होती है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग। ठीक है, जो इसमें स्टार्टिंग करंट होती है, स्टार्टिंग करंट आपकी बहुत ज़्यादा होती है, अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 टाइम्स होती है आपकी फुल लोड करंट की। ठीक है, तो पहले हम फुल लोड करंट निकालते हैं, देन उसको हम 5 या 7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर स्टार्टिंग करंट निकालेंगे डायरेक्ट ऑनलाइन के केस में। बाकी पावर फैक्टर आपका इंडक्शन मोटर का वैसे ही पुअर होता है, और आपके जब हम यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं आपका डायरेक्ट ऑनलाइन का, तो आपका बहुत पुअर हो जाता है पावर फैक्टर। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए क्या निकालना था हमें, फुल लोड करंट। देखिए पावर निकालनी है आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर में। तो पावर का फॉर्मूला 3 फेज के लिए क्या होता है, पावर का हमारा फॉर्मूला होता है P = यहाँ पर हो जाएगा √3, क्योंकि यहाँ पर √3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पावर निकालने के लिए। √3 × VL, और जो करंट आएगी वही आपकी फुल लोड करंट है, इंटू cos फाई। जनरली जो हमारी मोटर होती है वो आपकी 0.8 to 0.85 लैगिंग पावर फैक्टर पे वो वर्क करती है, पावर जो आती है। तो 0.85 मान लेते हैं, थोड़ा अच्छा है। तो यहाँ से फुल लोड करंट की वैल्यू निकालेंगे IFL, वो क्या आ जाएगी, पावर अपॉन √2 इंटू लाइन वोल्टेज इंटू cos फाई। तो यहाँ से देखिए पावर की वैल्यू क्या है, 10 किलोवाट। 10 किलोवाट के लिए 3 जीरो ये आ गए, बाकी ये आ गया √3, लाइन वोल्टेज है आपकी 400, और cos फाई है आपका 0.85। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 17 एम्पेयर के आसपास आएगी। तो हमारी फुल लोड करंट यहाँ से 17 एम्पेयर के आसपास आ गई। अब देखिए फुल लोड करंट आ गई, हम यहाँ से स्टार्टिंग करंट निकालते हैं आपके DOL के टाइम में। स्टार्टिंग करंट DOL के टाइम में आपकी हम मैक्सिमम मान लेते हैं कि 7% होगी आपकी फुल लोड करंट की। तो 7 × 17, 17 सत्ते 119, तो करीबन 119 एम्पेयर के आसपास हमारी करंट आएगी। ठीक है, 119 एम्पेयर के आसपास करंट। बाकी पावर फैक्टर हमारा इंडक्शन मोटर का जो होता है वो हमारा रनिंग के टाइम में अच्छा होता है, लेकिन स्टार्टिंग के टाइम में बहुत पुअर पावर फैक्टर में हमारी मोटर काम करती है। ठीक है, ये हमारा होता है आपका 0.2 से लेकर 0.28 तक का हमारा, ये हमारा पावर फैक्टर की रेंज होती है। तो बहुत स्टार्टिंग के टाइम में बहुत पुअर होता है स्टार्टिंग पावर फैक्टर। तो क्या आ जाएगा, 119 एम्पियर और आपका 0.28 पावर फैक्टर है। अच्छा 120, अराउंड 120 दे रखा है, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। देखिए 120 एम्पियर और आपका 0.2। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम में बहुत आपका लो पावर फैक्टर होता है आपका स्टार्टिंग में आपका इंडक्शन मोटर का। अगला देखते हैं, दिया आपका द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर स्प्रिंग इन मेजॉरिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो हमारी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो हम उसमें स्प्रिंग बनाते हैं जिसमें कंट्रोलिंग टॉर्क होती है, वो यहाँ पर किसका बना रहता है, एक्सेप्ट इन द लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट। जैसे आपके मैगर वगैरह में हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, तो वो किसका बना रहता है। देखिए पहले दिया फास्फर ब्रॉन्ज, सेकेंड दिया आपका प्लेटिनम सिल्वर, हार्ड रोल्ड सिल्वर, या फिर आपका सिल्वर ब्रॉन्ज। तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं प्लेटिनम ब्रॉन्ज, आपका फास्फोरस ब्रॉन्ज का। क्यों, हमारा जो फास्फोरस ब्रॉन्ज है ये हमारा एक नॉन मैग्नेटिक मटीरियल है, नॉन मैग्नेटिक मटीरियल है, और साथ ही साथ इसका प्रतिरोध है बहुत कम होता है, स्मॉल रेजिस्टेंस। ठीक है, स्मॉल रेजिस्टेंस। बाकी इसकी अल्फ़ा की वैल्यू बहुत कम होती है। अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा होता है आपका रेजिस्टेंस टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट। अल्फ़ा इज रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, अल्फ़ा होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए हम यहाँ पर फास्फोरस ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते हैं आपको स्प्रिंग बनाने के लिए, किसी भी आपके जो आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके लिए। लेकिन आपके लो रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, तो लो आपका रेजिस्टेंस नापने के लिए ये आपको एरर प्रोवाइड करता है। जैसे मल्टीमीटर वगैरह में हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। अगला देखते हैं, द परसेंटेज रेजिस्टेंस ऑफ 100 kVA 5 kV 5 ओम रिएक्टेंस इज गिवन बाई। हमें अच्छा परसेंटेज में आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर दी है, तो हमें इसमें वैल्यू बतानी है पर यूनिट की। तो मतलब हमें जेड पी यू की वैल्यू बतानी है, मतलब सिंपल जेड पर यूनिट की वैल्यू बतानी है। क्या होती है,
जेड पर यूनिट क्या होता है आपका एक्चुअल अपॉन बेस, एक्चुअल आपका ओम में होता है और ये बेस में होता है। तो देखिए ये होगा जेड ओम, इसको अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका के वी स्क्वायर अपॉन एम बी ए स्क्वायर, ठीक है, के वी स्क्वायर अपॉन एम बी ए। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड ओम ये आपका एम बी ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा एम बी ए वो ये बेस वाला है, एम बी ए बेस इंटू के वी बेस का स्क्वायर, ठीक है ये। तो डायरेक्ट इसका जो आप ये याद कर लीजिएगा कि आपका जेड पर यूनिट किसका बराबर होता है, आपका जेड इन ओम्स इंटू आपका एम बी ए बेस अपॉन के वी ए बेस। तो यहाँ पर देखिए एम बी ए बेस इसको पहले कन्वर्ट करेंगे, एम बी ए बेस में कन्वर्ट करने के लिए क्या दिया है आपका 100 के वी मतलब 100 के पीछे 3 जीरो और है, ये आपका इसमें दे रखा है वी ए में। तो इसको अगर मैं यहाँ पर एम बी ए में कन्वर्ट करूँ तो क्या आ जाएगा 0.1 एम बी ए, क्योंकि एम बी ए के लिए क्या होता है 10⁶, लेकिन यहाँ पर 4 है तो हमने पॉइंट लगा के यहाँ पर इसको एम बी ए में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपकी इसकी वैल्यू दी है आपको के वी की, कितने के वी है, ये आपका है के वी बेस होगा आपका 5 के वी है, ये आपका 5 के वी है, के वी बेस की वैल्यू भी दी है। तो यहाँ पर तब हम जेड पी यू की वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखिए जेड पी यू की वैल्यू क्या होगी, जेड पी यू की यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी जो एक्चुअल वैल्यू है जेड पर यूनिट की, ये सॉरी जेड आपका एक्चुअल वैल्यू ओम में थी ना, जेड की वैल्यू ओम में इंटू एम बी ए बेस में, एम बी ए बेस को एज बेस भी लिख सकते हैं आप, एम बी ए बेस अपॉन के वी बेस का स्क्वायर, ठीक है। बस वैल्यू पुट करते हैं, जो आपकी इसकी रियल वैल्यू थी वो क्या थी आपकी 5 ओम थी, रेजिस्टेंस बताना था, ये आपके 5 ओम है इंटू जो आपका एम बी ए बेस है, एम बी ए बेस कितना है हमारा 0.1 और के वी ए बेस है आपका 5, तो के वी ए बेस का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये 1 से ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 0.1 अपॉन 5, तो 0.1 अपॉन 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.02, ठीक है। तो जेड पर यूनिट की वैल्यू आ गई 0.02। अच्छा परसेंटेज में दिया है, ठीक है, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज अगर जेड पी यू निकालेंगे या आर पी यू तो ये क्या आ जाएगा 0.02, परसेंटेज के लिए क्या करते हैं हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो यहाँ के चले जाएंगे तो आ जाएगा 2%। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 2%, आंसर नंबर ए, ठीक है। अगला देखते हैं, यह है आपका इट इज़ डिज़ायरेबल टू अवॉइड द यूज़ ऑफ डिफ्रेंशिएटर, हमें डिफ्रेंशिएटर का यूज़ अवॉइड करते हैं कहाँ, कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन में, क्यों ऐसा क्यों होता है, इट डेवलप नॉइस एंड विल सैचुरेट द एम्पलीफायर, इट्स साइज इज़ बिग और नन ऑफ द ऑप्शन, इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल। तो देखिए हमारा यहाँ पर जो आपका डिफ्रेंशिएटर होता है, हम लोग यहाँ पर डेरिवेटिव कंट्रोल को देखते हैं, देखिए क्योंकि ये यहाँ पर आपका डिफ्रेंशिएटर प्रोवाइड करता है, ठीक है। मैं इसको बता भी देता हूँ आपको, डेरिवेटिव कंट्रोल, ठीक है, यहाँ पर डेरिवेटिव कंट्रोल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव कंट्रोल क्या होता है, हम इसको बोलते हैं आपको ऑल्सो नोन एज रेट कंट्रोलर, ठीक है, जो आपको रेट को कंट्रोल करता है, कितने रेट में हमारी एरर आ रही है। तो डेरिवेटिव जो कंट्रोलर होता है, इसका जो आउटपुट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके एरर सिग्नल के, ठीक है, ये हमारे इसमें होता है। इसके बाद ये हमारा किस काम आता है, ये हमारा इम्प्रूव करता है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट, इम्प्रूव द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को ही आपको इम्प्रूव करता है, ठीक है। लेकिन हम इसको कभी भी अकेला यूज़ नहीं करते हैं, नेवर यूज़ अलोन, हमें जब भी हम इसको यूज़ करेंगे तो साथ में कोई और हम यहाँ पर आपके कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे, आपके डिफ्रेंशिएटर मतलब कोई भी आपके कंट्रोलर का यूज़ करेंगे। बाकी आपका स्टडी स्टेट एरर भी आपका इंप्रूव नहीं करता है। और जिसका मेन कारण है कि हम इसका यूज़ कंट्रोल सिस्टम के डिज़ाइन में नहीं करते हैं, वो ये है कि आपके सैचुरेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये आपका सैचुरेशन इफेक्ट देता है और एम्पलीफाई करता है हमारे नॉइस सिग्नल को, तो ये दो चीज़ यहाँ पर ये देता है, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। कौन कौन सा हो जाएगा, एक आपका सैचुरेशन प्रोवाइड करता है और साथ ही में नॉइस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, मतलब नॉइस को और बढ़ा के देता है, जिसके कारण हमारा सिस्टम जो आता है ये आपका डेविएट करता है ओरिजिनल सिग्नल से। तो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, इट डेवलप नॉइस को एम्पलीफाई भी करता है, डेवलप तो करेगा ही लेकिन साथ साथ में एम्पलीफाई उसको और बढ़ा देगा, और साथ साथ में विल सैचुरेट द एम्पलीफायर, और ये एम्पलीफायर को भी सैचुरेट स्टेट में लेके चले जाता है, इसलिए हम आपको डिफ्रेंशिएटर का यूज़ नहीं करते यहाँ पर। अगला देखते हैं, प्रीफर्ड रोटर इन इलेक्ट्रिक शेपर।
इलेक्ट्रिकल शेपर में हम कौन सी मोटर का यूज़ करते हैं? आपका सीडेड पोल मोटर नहीं, सीडेड पोल मोटर तो हमारी टॉय वगैरह में यूज़ होती है, ठीक है, जहाँ पर आपके लो स्टार्टिंग टॉर्क या फिर आपके यहाँ पर लो कॉस्ट की ज़रूरत होती है, वहाँ हम इस मोटर का यूज़ करते हैं। हिस्टैरिसीस मोटर, देखिए हिस्टैरिसीस मोटर वहाँ यूज़ होती है जहाँ पर आपके जो आपके क्या बोलते हैं उसको, नॉइज़ की वैल्यू बहुत कम हो, ठीक है, जहाँ पर हमें नॉइज़ वैल्यू बहुत कम चाहिए वहाँ हमारी यूज़ होती है, जैसे आपके टेप रिकॉर्डर वगैरह में या फिर हाई वो आपके क्वालिटी के साउंड रिकॉर्डिंग में, ठीक है, टेप रिकॉर्डर में हम लोग उसका यूज़ करते हैं। बाकी जो रिलेक्टेंस मोटर है ये आपकी एक सिंक्रोनस मोटर है, इट इज़ अ सिंक्रोनस टाइप मोटर, ठीक है, जो आपकी कांस्टेंट स्पीड में चलती है, सिंगल फेज हमारी मोटर होती है जो आपका रिलेक्टेंस टॉर्क के प्रिंसिपल पर काम करती है। बाकी यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर? यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। यूनिवर्सल मोटर वो होती है जो आपकी एसी और डीसी दोनों में काम करते हैं। हम जनरली इसमें एसी सीरीज मोटर का यूज़ करते हैं और यही आपकी ये आपका इलेक्ट्रिक शेपर के उसमें काम आती है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जो आपके पोर्टेबल हैंड ड्रिल होती है, मतलब जो हाथ से ड्रिल करते हैं, उसमें भी यही मोटर यूज़ होती है। बाल सुखाने वाली मशीन जिसको हेयर ड्रायर बोलते हैं उसमें भी यही यूज़ होती है। ब्लोअर वगैरह में भी हमारी यही यूज़ होती है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर। अगला देखते हैं इन स्टार डेल्टा ट्रांसमिशन सिस्टम। एक स्टार डेल्टा का ट्रांसमिशन सिस्टम है, ये स्टार डेल्टा का ट्रांसमिशन सिस्टम है। CT इज इन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन विल बी कनेक्टेड। तो देखिए अगर सिस्टम इस टाइप का तो CT किस टाइप की प्रोवाइड करेंगे? देखिए अगर स्टार है तो स्टार में हम डेल्टा कनेक्ट करते हैं और डेल्टा में हम लोग स्टार कनेक्ट करते हैं, तो ऑलवेज हम अपोजिट पोलरिटी के यहाँ पर CT लगाते हैं। अगर हमारा सिस्टम डेल्टा स्टार है तो हम यहाँ पर, ये मैंने क्या लिख दिया, ये स्टार था, तो हम यहाँ पर ये आपको डेल्टा स्टार का लगाएंगे, ठीक है। मतलब अगर हमारा एक साइड स्टार है तो उसको हम डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे और अगर डेल्टा है तो उसको हम स्टार में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है CT का, तो ऑलवेज अगर इफ स्टार इज हेयर देन इट्स opposition CT winding is in delta, whereas if the supply is delta connected then CT winding is star connected। तो क्या आ जाएगा? if delta स्टार डेल्टा है तो डेल्टा स्टार हो जाएगा। स्टार डेल्टा ऑन बोथ साइड ट्रांसफॉर्म नहीं, स्टार इज कनेक्टेड ऑन स्टार साइड नहीं, स्टार इन कनेक्टेड इन डेल्टा साइड, डेल्टा कनेक्शन इन बोथ साइड नहीं, डेल्टा कनेक्टेड ऑन स्टार साइड, बिल्कुल आंसर नंबर डी। देखिए डेल्टा कहाँ कनेक्ट होगा? डेल्टा कनेक्ट होगा आपका स्टार साइड में ये, और जो आपका स्टार साइड है उसमें क्या कनेक्ट होगा? उसमें कनेक्ट होगा आपका डेल्टा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार डेल्टा में हमारा ये डेल्टा स्टार वाली हमारी CT की लगी है, ये हमारा CT वाला है और ये आपका ट्रांसफार्मर की लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार डेल्टा के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए डेल्टा स्टार का यूज़ करते हैं। अगला देखते हैं, अगला हमें दिया है कि द ट्रांसफ़र फंक्शन, हमें यहाँ पर ट्रांसफ़र फंक्शन बताना है ऑफ अ सिस्टम गिवन बिलो। अच्छा ट्रांसफ़र फंक्शन दिया है, ये हमें बताना है सिस्टम क्या है, एन ओवर डैम सिस्टम, अंडर डैम्ड है, क्रिटिकली डैम्ड है या फिर आपका अनस्टेबल सिस्टम है। मतलब जीटा की वैल्यू बतानी है क्योंकि जीटा ही हमारा डिटरमाइन करता है कि सिस्टम कैसा है। देखिए अगर जीटा की वैल्यू 0 है तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा आपका अनडैम्ड सिस्टम, ठीक है। जीटा की वैल्यू 0 होने पर अनडैम्ड सिस्टम हो जाता है। जीटा की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, जीटा इज वैल्यू लाई बिटवीन 0 to 1, कॉल एज अंडर डैम्ड सिस्टम, ऑल राइट। then under damped system, if zeta is equal to 1, exactly equal to 1, then call as critically damped system, critically damped, and if zeta is greater than 1 then call as over damped system, ठीक है, over damped system। तो we classify आपका system into 4 part, first undamped, second under damped, third critically damped and fourth over damped। then first we find the वैल्यू ऑफ जीटा, इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। अच्छा हिंदी में बोलना था ना, तो ये देखो सेकेंड ऑर्डर का सिस्टम है। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर हमें ट्रांसफर फंक्शन दिया है। देखिए ट्रांसफर फंक्शन अगर स्टैंडर्ड देखेंगे आपका सेकेंड ऑर्डर का, स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर, वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? वो हमारा होता है ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर से कंपेयर करते हैं इसके थ्रू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? हमारी ओमेगा एन की वैल्यू क्या है? ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है? ये है आपकी 100 के बराबर। तो ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई आपकी 100, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई ओमेगा की। अब यहाँ से देखिए ये क्या है? 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू है आपके 20 के बराबर। अगले स्लाइड में तो देखिए क्या दिया? 2 जीटा ओमेगा एन, इसकी वैल्यू है आपकी 20 के बराबर थी ना, एक बार देख लो 20 के बराबर थी ये,
तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है आपकी जीटा की। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर से जीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/2 इंटू ओमेगा एन, यह आएगा 20/2 इंटू ओमेगा एन। नेचुरल फ्रिक्वेंसी कितने निकालती 10, तो ये आ जाएगा 10। तो क्या आ जाएगा 20/20, मतलब क्या आ जाएगा जीटा की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पर जीटा की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब क्या है यहाँ पर क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम है, क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम। क्रिटिकली डैम्ड मतलब इस टाइप से आपका इसका वो आएगा रेस्पॉन्स एग्जैक्टली इसमें ये, ठीक है। आपकी 1 की वैल्यू के पास ही जा जाता है एकदम, ये यहाँ पर 1 है, इसकी वैल्यू के पास पर ही आपके डैम्प आउट होगा, ठीक है। ये आपका जीटा इज इक्वल टू 1, इसको आप क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर से बस हमने जीटा की वैल्यू निकालनी थी इस फॉर्मूले में रख के, मतलब स्टैंडर्ड से कंपेयर करके ये। तो क्या आ जाएगा ये क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम, आंसर नंबर सी। अगला देखते हैं, दिया है आपका विच गेट ऑपरेशन गिव्स हाई आउटपुट दे रहा व्हेन ओनली वन ऑफ इट्स इनपुट इज हाई। जब सिर्फ उसका एक इनपुट हाई है तब हाई आउटपुट कौन देता है, ये यहाँ पर हमें बताना है। एक्सॉर दिया है, नैंड दिया है, आपका नॉट दिया है और एक्सोनॉट दिया है। चलो आपको डिजिटल का एक बार सारे ही वो बता देता हूँ गेट वगैरह। देखिए पहला मैं आपको बताता हूँ आपका नॉट गेट। देखिए नॉट गेट का सिंबल कैसा होता है, इस टाइप का हमारा नॉट गेट का सिंबल होता है, ठीक है। ये हमारा नॉट गेट का सिंबल। तो यहाँ से हम ए देते हैं इनपुट में, आउटपुट में हमें मिलता है ए बार। मतलब ये आपका क्या करता है, ये आपका इन्वर्ट करता है आपको उसको सिग्नल को। जैसे मैंने 1 दिया तो हमारा आउटपुट में 0 मिलेगा, और हमने यहाँ पर 0 दिया तो 1 देगा। मतलब हाई देने पर लो और लो देने पर आपका हाई मिलता है, ये आपका होता है नॉट गेट, ठीक है। ये तो बेसिक गेट है, चलो सभी बता ही देता हूँ, फिर आपको बेसिक गेट भी बताया रहा हूँ। तो पहले एंड देखते हैं, इसके अलावा एंड गेट, ठीक है। एंड गेट का अगर आपने सिंबल देखा होगा तो इस टाइप से बनाता है। एंड का जो डी है उसको देखिए, डी एंड का डी ये ऐसे बना रहता है। तो देखिए ए और बी दो इनपुट के एंड गेट दिया है, आउटपुट जो आता है वो आता है आपका मल्टीप्लिकेशन ए डॉट बी, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ट्रूथ टेबल देखेंगे, ऐसे बनाता हूँ आपको, ए बी और ये वाई, आउटपुट क्या है आपका ए इंटू बी। देखिए ट्रूथ टेबल क्या आती है यहाँ पर, ये 0 0 जब दोनों लो हैं, एक लो है एक हाई है, पहला वाला हाई है दूसरा वाला लो है, और 0 1। देखिए 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0, 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारी इसके ट्रूथ टेबल इस टाइप से आती है कि आपके जब यहाँ पर आपके सिमिलर आपके दोनों हाई होते हैं तभी हमारी वैल्यू 1 आती है, ठीक है। बाकी अगर दोनों 0 है तब भी 0 आएगी, एक भी अगर 0 होगा एक भी लो होता है तो हमारी लो आती है वैल्यू, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा और गेट। देखिए और गेट का सिंबल कैसा होता है, और गेट का सिंबल होता है इस टाइप से, ये हमारा और गेट है। और मतलब ये और वो, ठीक है। जैसे y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए और बी, ए और के लिए हमारा प्लस साइन आता है। तो इसके ट्रूथ टेबल देखेंगे ए बी और y जो आउटपुट है उसको लिखते हैं आपको ए प्लस बी, ठीक है। तो देखिए वही यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यहाँ पर ऐड करना है 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 आपका 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 1 हो जाएगा, बाकी कैरी 1। तो ये देखिए ये क्या हुआ, अगर एक भी इनपुट हाई है तो हमारा आउटपुट भी हाई आएगा आपका और गेट के केस में, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट वगैरह भी बता देता हूँ। नैंड गेट, ठीक है, नैंड गेट, नंद नहीं है ये नैंड लिखा है नॉट और का कॉम्बिनेशन मिलता है आपका नैंड गेट, ठीक है। तो इससे बनाते क्या है, हमारे जैसे और गेट है, सॉरी एक एंड गेट है, एंड गेट के सामने हम लगाते हैं ये नॉट, ये आपका हो गया आपका नॉर गेट, मतलब ये हो गया आपका नैंड गेट। तो ये है आपका ए, ये है बी, तो इसका जो आउटपुट आता है वाई, ये क्या आता है आपका ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा के आता है कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए और बी इनपुट है और वाई इसका आउटपुट है, ठीक है। चलो वाई मैं पहले इसमें लिखता हूँ आपका और वाले से उससे करते हैं, ठीक है। वाई क्या है आपका ए बी, और आपका जो इसका आ रहा है ये वाई 1 लिखता हूँ, ये आपका वाई आउटपुट आ रहा है आपका ए डॉट बी का बार। इसको हम लोग इसके थ्रू करेंगे तो आप ज़्यादा इजीली समझ जाएंगे एंड के थ्रू। तो क्या है 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। देखिए एंड के उसमें क्या आया था 0 0 0 1, ठीक है। एंड करने वाला 0 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये भी 0, ये 0 और ये 1। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, मतलब 0 का 1 1 का 0, तो क्या आ जाएगा इसका आउटपुट आ जाएगा 1
1 1 और 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे नैंड गेट में क्या होता है, नैंड गेट में अगर जब दोनों इनपुट हाई होते हैं तब हमारा आउटपुट 0 आता है, अदर केस में हमारा 1 आता है। नैंड गेट ये है, ठीक है। यहीं पर आपका नॉर भी स्थिति में आ जाएगा। चलो अटकाते हैं नॉर गेट, ठीक है। जैसे नैंड होता है वैसे यूनिवर्सल गेट है हमारा नॉर गेट। ये आपका और आपका नॉट का कॉम्बिनेशन होता है। ये है और गेट, नॉट के लिए हमने इसके सामने पर ये लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए बी, और इसका आउटपुट क्या आएगा ए प्लस बी का बार, ठीक है। ये यहाँ पर इसका हमारा आउटपुट आता है, किसका, हमारा नॉर गेट का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको इतने में आ जाएगा, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब आ जाएगा यहाँ पर इसका। तो देखिए ए और बी इनपुट है हमारे, आउटपुट पहले वाई वाला जो आपका ए प्लस बी लिखता हूँ ये आउटपुट, देन जो इसका आउटपुट आएगा वो आएगा आपका वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार, ठीक है। ये क्या है आपका 0 0, वही 0 1 1 0 1 1, तो जोड़ दें 0 0 0 हो जाएगा, 0 1 1 आपका 1 0 1 और 1 1 1, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करना है इसका उल्टा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, बाकी सब 0। तो देखिए नॉर गेट में आपका, नॉर गेट में क्या हुआ, जब आपके दोनों इनपुट लो थे तब आपका आउटपुट 1 आ रहा था, बाकी अदर केस में 0 आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, वो जो मैंने आपको मेन बताने हैं वो ये है, ठीक है। वो मैंने बताना है आपको एक्सॉर और एक्सनॉर गेट, ठीक है। तो पहले आपको एक्सॉर ही बताता हूँ, एक्सॉर, या इसको एक्सॉर कैसे लिखते हैं, एक्स और, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इसका सिंबल इस टाइप से बना रहता है, ये हमारा एक्सॉर गेट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ए और बी हमारे दो इनपुट है, और जो हमारे आउटपुट आता है वाई, वो क्या आता है ए एक्सॉर बी, ये हमारा एक्सॉर का सिंबल है, ए एक्सॉर बी। इसको ही क्या लिखते हैं, इसको ही लिखते हैं आपको ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मतलब पहले एक का कॉम्प्लीमेंट फिर दूसरे का कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी ट्रुथ टेबल क्या आती है, यहाँ पर हमारी ट्रुथ टेबल आती है ए बी और ये आउटपुट वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब हमारे यहाँ पर दोनों इनपुट सेम होते हैं तब हमारी वैल्यू 0 आती है। देखिए ये दोनों इनपुट सेम है, जब 0 0 है तब वैल्यू 0 आएगी, अब दोनों हाई है तब भी वैल्यू 0 आएगी, बाकी अगर एक भी अगर हमारा हाई है तब वैल्यू हमारी यहाँ पर 1 आती है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं लिख देता हूँ, आउटपुट इज़ लो, आउटपुट की वैल्यू लो आएगी कब, जब आपके बोथ इनपुट सेम है, बोथ इनपुट आर सेम, ठीक है। यहाँ पर 0 0 कब आई है, जब दोनों इनपुट सेम है, और बाकी हाई कब आई है, हाई वैल्यू कब आई है, जब आपका एक भी आपका दो इनपुट में से आपका एक हाई है, जब इनपुट इज़ हाई, इफ वन ऑफ द इनपुट ना, वन ऑफ द इनपुट इज़ हाई, जब आपका एक इनपुट हाई है ये, ठीक है, कोई भी एक हाई है, यहाँ पर ये हाई है, यहाँ पर ये हाई है, तब आपकी हाई वैल्यू आई है, ये हो गया आपका एक्स और गेट। बाकी एक्स और भी बता देता हूँ, अब लास्ट गेट है वो, सारे गेट कंप्लीट हो गए ठीक है। ये आपका एक्स और गेट। तो देखिए और के आगे हमने क्या लगा दिया, एक आपको नॉट लगा देंगे, एक्स और बन जाएगा, ये आपका था एक्स और गेट, इसके आगे नॉट लगा दिया, ये आपका एक्स और बन गया। देखिए इसका सिंबल कैसा होता है, y इज इक्वल टू एक्स और के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका यहाँ पर एक पॉइंट लगा देते हैं, ये, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, आपका ए एक्स और बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के लिए बार आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप क्या लिखेंगे इसको, ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ये, ठीक है। आप ऐसे करके भी इसको लिख सकते हैं। तो देखिए इसके ट्रुथ टेबल भी दिखाई देते हैं आपको। तो ये हमारा ए है इनपुट, ये बी इनपुट है, और ये वाई है, वही 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर अगर हमारे दोनों सिमिलर होते हैं उस टाइम पे हमारा आउटपुट 1 आता है, दोनों सिमिलर है, इसका उल्टा कर दीजिए, आउटपुट 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों सिमिलर है तो आउटपुट 1 आएगा, बाकी केस में आउटपुट 0 आएगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ, आउटपुट हाई कब आएगा, जब आपके दोनों सेम होंगे, तो इस केस में आउटपुट हाई आ रहा है व्हेन बोथ इनपुट आर सेम, बोथ इनपुट आपके सेम हो, और आपके अगर दोनों अगर डिफरेंट हो या फिर एक भी लो हो तो उस टाइम हमारा 0 आता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने बताई दिया, और ये सारे इसके बारे में मैंने दिखाई दिया था आपको। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा विच गेट गिव
हाई आउटपुट, देखिए हाई आउटपुट दे रहा है आपका व्हेन ओनली वन इनपुट इज़ हाई, ओनली वन इनपुट इज़ हाई मतलब ये देखो, यहाँ देखो एक ही इनपुट हाई है ये, और यहाँ पर ये इनपुट हाई है, तभी आपका हाई दे रहा है। वो कौन सा गेट है आपका, एक्सॉर गेट, आंसर ए एक्सॉर गेट, ठीक है। बाकी पूरे गेट एक्सप्लेन कर ही दिए मैंने, आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला देखते हैं, अ कॉइल ऑफ 150 टर्न, एक हमारी कॉइल है उसमें 150 टर्न है, लिंक्ड विथ अ फ्लक्स ऑफ 10 मिली वेबर, हमारे फ्लक्स की वैल्यू 10 मिली वेबर है। व्हेन कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, 10 एम्पियर करंट कैरिंग कर लिया, तो हमें इंडक्टेंस बताना है क्या होगा। तो देखिए क्या दिया मेरे भाई, नंबर ऑफ टर्न, एन की वैल्यू दी है आपकी 150, 150 टर्न है, फ्लक्स की वैल्यू आपके 10 मिली वेबर, 10 मिली वेबर। बाकी जो करंट है आपके 10 एम्पियर। हमें इंडक्टेंस निकालना है। देखिए इंडक्टेंस क्या होता है हमारा, साई अपॉन आई, साई को क्या बोलते हैं आपको, नंबर ऑफ टर्न प्लस फ्लक्स लिंकेज, एन फाई अपॉन आई, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न है आपका 150, फ्लक्स है आपका 10 मिली वेबर, 10 इंटू 10⁻³ इंटू करंट है आपका 10 एम्पियर, तो करंट आ जाएगी 10 एम्पियर। बस 10 से 10 कट गया, 150 में से आपको 10⁻³ कितना आ जाएगा, ये आएगा 0.15 हेनरी। तो बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल थी है। तो इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई 0.15 हेनरी, आंसर नंबर डी। अगला देखते हैं, दिया है आपका अ सॉलिड इन विच द एटम आर अरेंज इन अ रेगुलर पीरियोडिक ज्योमेट्री पैटर्न इज नोन एज, देखिए ऐसे सॉलिड जिसमें आपके एटम जो है आपका रेगुलर पीरियोडिक आपके ज्योमेट्रिक में होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल। हमारे कोई भी क्रिस्टल होता है उसमें आपके हमारे जो पैटर्न होता है उसका सेम फॉलो करता है पीरियोडिक आपके पीरियोडिक अंतराल के बाद। तो क्या हो जाएगा आंसर, क्रिस्टल। जैसे आपने नमक के कण देखे होंगे या चीनी के कण देखे होंगे, वो एक क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, और उसका जो पैटर्न होता है या फिर उनके बीच का जो ज्योमेट्रिकल आपके एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो सिमिलर होता है आपका पीरियोडिसिटी के हिसाब से, ठीक है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई ओवर अ लीनियर पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई का एडवांटेज क्या है आपका, लीनियर पावर सप्लाई में नो ट्रांसफार्मर इज रिक्वायर्ड, नहीं ट्रांसफार्मर का रिक्वायर्ड होती है। हायर इफिशियंसी, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा। नो फिल्टर रिक्वायर्ड, नहीं फिल्टर की रिक्वायरमेंट होती है। 1 स्टेज कन्वर्जन, नहीं 2 स्टेज कन्वर्जन होता है। देखिए इसकी इफिशियंसी हाई होती है। बाकी मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ आपको, दोनों को अगले पेज में करता हूँ, ठीक है, कंपेयर कर देता हूँ, सही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर पहला बनाता हूँ मैं आपको SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, और दूसरा बनाता हूँ आपको लीनियर पावर सप्लाई LPS लीनियर पावर सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हमारी स्विच मोड पावर सप्लाई है इसमें सबसे कॉमन चीज़ जो आपको समझने वाली है, इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, ये आपका जो AC को सबसे पहले जो आपका इनपुट सिग्नल है AC, इसको कन्वर्ट करेगा DC में, ठीक है। AC जो इनपुट आ रही है उसको कन्वर्ट करेगा किस में, आपको DC सिग्नल में, ठीक है। देन आपको DC को आपको स्टेप डाउन करता है, ठीक है। यहाँ पर ये पहले आपको AC को DC में कन्वर्ट करेगा, यहाँ पर कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्ट लिख देता हूँ। देन आपको यहाँ से स्टेप डाउन करेगा उसको, ठीक है। आपको वोल्टेज को आपको हमारे डिज़ायरेबल के हिसाब से, हम जितनी हमें चाहिए उसके हिसाब से स्टेप डाउन करेगा। लेकिन आपका जो आपका लीनियर पावर सप्लाई होती है, ये क्या करता है, ये आपका सबसे पहले आपको जो AC आ रही है इनपुट में, इसको ही आपको स्टेप डाउन करेगा, AC को ही आपको स्टेप डाउन करता है, और उसके बाद यहाँ पर AC से आपको DC में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले AC स्टेप डाउन होगी, AC की वोल्टेज कम होगी, देन उसको आपको DC में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। बाकी जो हमारी SMPS होती है इसकी इफिशियंसी हाई होती है, इसकी रेंज होती है आपकी 65 to 75% हमारा इफिशियंट होता है इफिशियंसी, और ये आपका इसकी इफिशियंसी बहुत पुअर होती है, मतलब मैक्सिमम 20 to 25% हमारी इफिशियंसी होती है इस केस में। बाकी यहाँ पर जो हमारा अब कोर यूज़ करते हैं हम लोग, फेराइट कोर यूज़ करते हैं, ये भी एग्जाम में आ रखा है कि आपका SMPS में कौन सी कोर यूज़ करते हैं, फेराइट कोर का यूज़ करते हैं। बाकी यहाँ पर हम लोग CRGO ट्रांसफार्मर वाली कोर का यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी इसका थोड़ा SMPS का रेस्पॉन्स स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू आपका लीनियर पावर सप्लाई का, इसका थोड़ा फास्ट होता है रिस्पॉन्स, ठीक है। बाकी ये जो हमारी SMPS है ये आपकी मोबाइल चार्जिंग या फिर DC मोटर में काम आती है। मोबाइल का जो चार्जर है उसमें लगी रहती है, मोबाइल चार्जर या फिर आपकी जो DC मोटर है उसमें हमारी ये काम आती है।
बाकी ये जो आपकी लीनियर पावर सप्लाई, ये आपकी ऑडियो फ्रिक्वेंसी, ये आपकी RF रेडियो फ्रिक्वेंसी हमारी काम आती है। तो क्या आंसर हो जाएगा? अच्छा लगा जैसा हायर फ्रिक्वेंसी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी हायर होती है 65 to 75% के आसपास। अगला देखते हैं, दिया है आपका द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक ही फिनोमिना होता है। जब कोई आपके वायर में करंट कैरिंग होती है तो उसके आसपास आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? द कॉन्फ्लिक्टिंग फिनोमिना, गलत। द सीक्वेंशियल फिनोमिना, नहीं, एक के बाद एक नहीं, एक साथ ही होते हैं। द पार्ट ऑफ वन यूनिक फिनोमिना, बिल्कुल आंसर नंबर सी। एक ही आपके फिनोमिना के दो पार्ट होते हैं। इट इज़ डिस्टेंटली सेपरेट एंड आइसोलेट फिनोमिना, नहीं। आंसर नंबर इसका हो जाएगा आंसर नंबर सी। अगला देखते हैं, यह आपका अंडर पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस दैट कंबाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी और मॉसफेट, ठीक है। मतलब ऐसा आपका डिवाइस जिसमें आपका बीजेटी और मॉसफेट दोनों की आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, उस डिवाइस को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? तो देखिए बीजेटी और मॉसफेट को जब हमने मिलाया तो हमने एक डिवाइस बनाया जिसको हम बोलते हैं IGBT, ठीक है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। लिख देता हूँ, इसका नाम आता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने बना रखा है। तो देखिए आंसर तो हो जाएगा IGBT, आंसर नंबर ए। तो इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए IGBT में हमारे 3 टर्मिनल होते हैं। 3 टर्मिनल पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस, 3 टर्मिनल पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, ठीक है। बाकी इसमें हमारे 4 लेयर होती हैं, 4 लेयर। ऑल्टरनेट लेयर होती है PN की हमारी 4 लेयर होती हैं। बाकी ये हमारा मेन जो काम होता है, ऐसा स्विचिंग के हमारे काम आता है, ऐसा स्विच हम लोग पर यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी इसको आपको एक बार बना के दिखाऊँ कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या होता है, यहाँ पर हम लोग इसका जो आपको कॉम्बिनेशन करते हैं, हम लोग यहाँ पर N चैनल मॉसफेट और यहाँ पर PNP BJT का कॉम्बिनेशन करते हैं। तो आपका क्या होता है, N चैनल मॉसफेट, आपने पढ़ा होगा ये डार्लिंगटन कॉन्फ़िगरेशन, तो ये वही होता है N चैनल मॉसफेट में जब हम आपको PNP ट्रांजिस्टर या PNP BJT को आपको मिक्स करके बनाते हैं, तो ये हमारा बनता है आपका BJT, आपका IGBT, ठीक है। और इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपको डार्लिंगटन कॉन्फ़िगरेशन, एनालॉग में बहुत फेमस है कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एन टाइप जो मॉसफेट है हम एज अ इनपुट के लिए यूज़ करते हैं और आउटपुट कहाँ से लेते हैं? PNP BJT से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मैं मॉसफेट का सिंबल बनाता हूँ। देखिए ये हमारा मॉसफेट है, मॉसफेट में 1 2 और 3 ऐसे होते हैं। यहाँ से हमारा ये, और देखिए ये हमारा मॉसफेट का सिंबल है, ठीक है। बाकी यहाँ पर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग प्रोवाइड करते हैं आपका इसको आपका BJT के अंदर, ये आउटपुट के लिए BJT में ये आपका ऐसे और इधर, और ये इसके साथ कनेक्ट हो जाता है ऐसे। तो देखिए ये टर्मिनल BJT का क्या हो गया, ये हो गया इमीटर टर्मिनल, ये कलेक्टर टर्मिनल। बाकी ये PNP, तो ऐसे हमारी करंट फ्लो होगी इसमें। बाकी ये हमारा गेट है, तो देखिए ये हमारा N गेट है, ठीक है। ये आपका N मॉसफेट है, N मॉस, और ये आपका BJT है। तो यहाँ से हम लोग आउटपुट कलेक्ट करते हैं यहाँ से, बाकी इनपुट हम गेट से देते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है इसको हम बोलते हैं आपका IGBT, जो आपका N मॉस और आपका ये PNP BJT से बनता है, और इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं आपको डार्लिंगटन कॉन्फ़िगरेशन। अगला देखते हैं, हाउ मैनी 3 to 8 लाइन डिकोडर आर रिक्वायर्ड फॉर अ 1 to 32 डिकोडर, ठीक है। हमें मतलब 3 to 8 जो लाइन के डिकोडर है उससे हमें 1 to 32 डिकोडर बनाना है, तो कितने डिकोडर की यूज़ होगी? देखिए पहले डिकोडर दिखाता हूँ आपको किस टाइप का होता है। ये देखिए डिकोडर हमारा एक डब्बा होता है, इस टाइप से हम इसको शो करते हैं। यहाँ पर क्या है, हमारी N इनपुट लाइन है, ठीक है। ये हमारी टोटल N इनपुट लाइन है, ठीक है, N इनपुट है, और यहाँ पर आउटपुट आते हैं। तो आउटपुट कैसे आते हैं, ये आउटपुट आते हैं 2 to the power n में। तो ये है आपके 2 की पावर n, इतने हमारे आउटपुट आते हैं यहाँ पर। तो ये क्या करता है, n जो हमारा इनपुट है उसको आपको 2 to the power n में कन्वर्ट करता है। ये हमारा डिकोडर का काम होता है। तो डिकोडर क्या है, हमारे कॉम्बिनेशन सर्किट है डेट कन्वर्ट n इनपुट लाइन टू 2 to the power n आउटपुट लाइन्स, ठीक है। ये हमारे कॉम्बिनेशन सर्किट है जो n इनपुट लाइन को
2 टू दी पावर n आउटपुट लाइन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमें 3x8 के 3x8 से हमें बनाने कौन सा आपके यहाँ पर हमें बनाने ये आपके 1x32, ठीक है। ये हमारे 1x32 के बनाने हैं। 1x32 तो नहीं होगा, अच्छा ये 5x32 है, ठीक है। ये है, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला देखिए, जो आपको सेकंड टर्म है 8 और 32 इसका हम डिवाइड करते हैं। तो 32 का डिवाइड करेंगे हम 8 से, ठीक है। तो कितने जवाब जाएगा, 8 चौको 32। अब जो यहाँ पर आपका 4 बार गया है इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो 4 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो आ जाएगा 0। तो टोटल हमें कितने चाहिए, 4 + 0। हमें यहाँ पर 4 इस टाइप के 3x8 के हमारे लाइन डिकोडर चाहिए। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। बस आपने देखना है आउटपुट देखना है, इसमें 8 है इसमें 32 है, तो 32/8 करना है। देन यहाँ पर जो आपका बच रहा है शेष पर, अगर वो आपका 8 से डिवाइड हो रहा है देन हम फर्दर डिवाइड करेंगे, ऐड करेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो सीधे वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। टोटल चार्ज डेट हैज़ एंटर्ड सर्किट एलिमेंट, चार्ज की वैल्यू दी है QT = 0.50 1 - e⁻⁻5t। कब जब टाइम की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और QT की वैल्यू 0 है, कब जब टाइम की वैल्यू यहाँ पर लेस देन 0 है। तो डिटरमाइन द करेंट एलिमेंट ऑफ t ग्रेटर देन 0। तो देखिए चार्ज दे रखा है हमें QT, वो क्या दे रखा है हमें 0.50 1 - e⁻⁻5t, ठीक है। कब जब आपकी टाइम की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बाकी आपका 0 है कब जब आपकी टाइम की वैल्यू आपकी लेस देन 0 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर करंट पूछा है, करंट बताना है हमें I(t) कब जब आपका टाइम की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब पहले वाले केस में पूछा है। तो देखिए करंट कैसे निकालते हैं, I(t) क्या होता है, करंट होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, तो dQt/dt। इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये d/dt अपॉन इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.50 - 0.50 e⁻⁻5t, ठीक है। तो देखिए t के उसमें हो रहा है तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0, ये कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये आपका e⁻⁻t आगे आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस आपका 5 का आधा हो जाएगा 2.5, प्लस आ जाएगा 2.5 और e⁻xt का e⁻xt होता है e⁻⁻5t। तो करंट की वैल्यू आ गई 2.5 e⁻⁻5t। आंसर नंबर ए। आंसर नंबर बी देखिए क्या करा, जो हमारा कांस्टेंट है 0.50 ये हमें t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो कांस्टेंट का 0 होता है, देन 0.50 e⁻⁻5t, ठीक है। तो देखिए e⁻x क्या होता है, जो पावर है ये आगे आ जाती है, ये पावर यहाँ से आगे आई इधर, देन वो मल्टीप्लाई हो जाएगी आपका 0.5 से, मतलब ये आपका 0.5 है, आपका 0.5 है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका -5, ठीक है। तो माइनस प्लस हो जाएगा और 5 का आधा हो जाएगा 2.5। तो ऐसे लिखा मैंने 2.5 × e⁻⁻5t एम्पियर। आंसर नंबर ए। देखिए ये शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है, दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिटेन द इक्वेशन del.B = 0। तो देखिए ये मैक्सवेल इक्वेशन है, कौन सा इसमें नहीं बता रहा है, कौन सा मतलब ये बताना है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज साइनसोइडल, बिल्कुल यही आपका सही है, हमें गलत बताना है। तो देखिए क्या होता है जब del.B है, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है वो 0 है और ये हमारी एक सोलेनोइडल के अंदर है, ठीक है। सेकेंड दिया है देयर इज़ नो सिंक एंड सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये भी बिल्कुल ठीक है ना, यहाँ पर क्योंकि डाइवर्जेंस 0 है, डाइवर्जेंस मतलब बाहर निकलना, ये 0 है, ना इससे कोई किरण बाहर निकल रही है ना इसके अंदर जा रही है, ठीक है। ये ना सोर्स की जैसे काम कर रहा है ना सिंक की जैसे काम कर रहा है, ये दोनों तो ठीक है। मैग्नेटिक पोल इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड, देखिए ये उसका हो जाएगा आंसर, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताता है, आंसर नंबर सी। बाकी देखिए सिंगल मैग्नेट पोल कैन नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल, क्योंकि देखिए सिंगल मैग्नेट पोल नहीं एग्जिस्ट होता है, क्योंकि लाइन को पूरा करने के लिए आपके एक पोल में आपके 2 पोल होने चाहिए, नॉर्थ और साउथ के मैग्नेट में, देन नॉर्थ टू साउथ हमारी यहाँ पर लाइन जाएगी। तो आंसर नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको CIL के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू सो मच।